नमस्कार दोस्तों। तो आइए सुने मनु भंडारी जी का लिखा उपन्यास स्वामी के अंश और पढ़ी मिनी के साथ धीरे धीरे आगे। कहाँ गई थी और कहाँ थी अब तक? वहीं थी नाले पार वाले बगीचे में। और आती कैसे? बारिश जो होने लगी। स्वर में बेबसी भरकर उसने कहा, नाले पार वाले बगीचे में तो आई कैसे? उसे पार कैसे किया? भय और विस्मय से गिरी एकटक उसे देखने लगी। नाला पार कैसे किया? इस प्रश्न पर मिनी के मन में क्षणांश के लिए बहुत ही मधुर सा कुछ कौंध गया। अनायास ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीमे से कहा, वहां आगे जाकर एक पेड़ गिरकर पुल की तरह पड़ा हुआ है ना, उसी से। दैया रे, माथा ठोक कर गिरी बोली, हिम्मत तो देखो इस लड़की की, डूबती तो प्राण बचते उस बहाव में। मना नहीं किया था आज मैंने, पर माँ की बात सुनने की तो कसम जो खा रखी है। अब कभी गई इस तरफ आंधी में मैं बाहर, तो समझ लेना घर में पाँव नहीं रखने दूंगी। दुख और गुस्से के मारे गिरी का स्वर जैसे लड़खड़ा गया। मामा ने सिर अखबार में गड़ाए गड़ाए कहा, नाले के बहाव में तो न डूबी न प्राण गए, पर तुम्हारे गुस्से के बहाव में प्राण बचा पाए तो। नहीं गए तो एक दिन चले ही जाएंगे। एकाएक गिरी का स्वर भर्रा आया। क्यों तुम दोनों रात दिन मुझे सताने में लगे रहते हो? फिर पास आकर मिनी के सिर पर हाथ रखकर बोली, सिर का यह बोझा आसानी से सूखेगा? ऊपर से नीचे तक तरबतर हो रही है। होठ देखो कैसे नीले पड़ गए हैं। जा कपड़े बदल और बाल खोलकर फैला। मिनी का हाथ अनायास ही होठों पर गया और फिर मुस्कुराहट फूल पड़ी। माँ की डांट भी आज उसे खींच नहीं परंतु पुलक में ही डुबो रही है। वो जल्दी से अपने कमरे में दौड़ गई। जाते जाते एक बार अपने मामा को आंख मारना नहीं भूली। उसके जाते ही मणि बाबू ने अखबार समेटा और गिरी की ओर देखकर बोले, जब तक लड़की नहीं आई तब तक पागलों की तरह हाय मिनी करके घर सिर पर उठा लिया। यहाँ जा वहाँ जा, लगता था कि बस एक बार मिनी किसी तरह सही सलामत आ जाए तो उसे छाती में दुबका कर रख लूँगी। पर जब वो आ गई तो डांट डांट कर दुखी कर दिया बेचारी को। यह तो नहीं कि दुखी, बीच में ही बात काट कर गिरी बोली, तुम्हारे रहते कोई उसे दुखी कर सकता है भला? दोनों बाहें फैलाकर रात दिन जिस तरह तुम उसकी रक्षा करते रहते हो, उसे क्या मैं जानती नहीं? और एकाएक उसका स्वर बेहद कातर हो गया। भींगे से स्वर में बोली, पर जान लो दादा, तुम्हारा यह अतिरिक्त लाड भी किसी दिन उसके लिए बहुत दुख का सबसे बड़ा कारण बनेगा। उस दिन जाकर भी शायद तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। फिर जैसे अपने आप ही बोलने लगी, ये मनमानी, ये जिद, ये गुस्सा, बात बात पर तुनकना। लड़की होकर जन्म लिया है, इन गुणों को लेकर कितने दिनों तक जीवन चलेगा? पराए घर जाएगी तो एक दिन के लिए भी यह सब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लड़की के भविष्य की आशंका से ही गिरी की वाणी जैसे रूंध सी गई। वे चली गई, पर मनु बाबू केवल मुस्कुराते रहे। वे गिरी का भी दुख जानते हैं, उसकी चिंता भी और उसका स्नेह भी। माँ की फटकार से बचकर मिनी कमरे में भागी और उसने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करते ही वो माँ और मामा की दुनिया से कटकर अपनी ही दुनिया में लौट आई। सामने आदमकद शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा तो बस देखती ही रह गई। आत्ममुग्ध सी अनायासी उंगलियां फिर होठों पर जा टिकी। रोम रोम को सेहरा देने वाले प्रथम चुंबन की अनुभूति फिर सजग हुई और एक सलज्ज सी मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई। मन का उल्लास बंद कमरे में जैसे समा नहीं पा रहा था। उसने खिड़की खोल दी। बारिश में नहाए धोए पेड़ पौधे दूर दूर तक फैले थे। उसकी नजरें उन्हीं में अटक कर रह गई। वो भूल ही गई कि उसे कपड़े बदलने हैं। थोड़ी देर में चाय का प्याला लिए दरवाजा धकेल कर माँ भीतर घुसी तो अवाक, ए माँ, ये क्या? तू ज्यों की त्यों गीली खड़ी है। फिर उसे संदिग्ध सी नजरों से देखते हुए बोली, तुझे क्या हुआ है री? बीमार पड़ना है? मैंने ने चाय का कप लेकर खिड़की पर टिका दिया और माँ के गले में दोनों बाहें डालकर झूमते हुए बोली, देखो तो माँ,
बारिश में भीगकर बाहर का सब कुछ कितना सुंदर सा हो गया है। और वो देखो, मैं तो सब कुछ देख लूँगी, पर बुखार खड़ा खड़ा तुझे देख रहा है, इसका भी कुछ होश है? बेटी का यह समय का लाडू से बेहद खींचा रहा था। अपने को मिनी की जगह से छुड़ाकर उसे तौलिया और सूखे कपड़े थमाए। मिनी ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। माँ तौलिए से उसका सिर पोंछने लगी। मिनी का मन हुआ, फिर माँ के गले में वैसे ही बाहें डालकर कहे, माँ कहाँ कहाँ पोंछोगी? माँ मैं तो आज भीतर तक गीली हुई हूँ, एकदम सरापोर। बिना धूप के घोंसला सूखेगा? मिनी जानती है माँ को उसके काले घने और बेहद लंबे बालों पर बड़ा नाज है, पर नजर न लग जाए इसलिए वे हमेशा उसे सिर का बोझा घोंसला ही कहती हैं। रात में सोई तो फिर वे ही दृश्य आंखों के सामने तैरने लगे। वही पुलक, वही सेहरन। यौन कब आ गया उसे नहीं मालूम, पर आज नरेंद्र की छाती से लगकर उसके अधरों का स्पर्श पाकर एकाएक लगा हुई युवती हो गई। उस समय नाले का वो बेग, वो बहाव इस समय मिनी के अपने मन में बहने लगा और उसने निर्द्वंद होकर अपने को उसमें छोड़ दिया। उसे कश्मकश थी। वह एक ओर लग रहा था जैसे समय काटे नहीं कट रहा है, और दूसरी ओर सरकता हुआ वह क्षण उसकी धड़कन को बढ़ा देता है। संध्या के उत्कट प्रतीक्षा और संध्या के आने की आशंका मात्र से एक विचित्र सी दहशत। सवेरे ही तरह तरह के कामों में मिनी अपने को व्यस्त रख रही थी, जिससे उस तनावपूर्ण स्थिति से अपने को मुक्त रख सके। और कुछ समझ में नहीं आया तो जाकर मामा के कमरे को साफ करने लगी। तभी हाथ में एक चिट्ठी लिए माँ घुसी। मिनी को वहाँ देखकर माँ एक क्षण ठटकी और बोली, दादा मिनी की बुआ की चिट्ठी आई है, उन्होंने सारी बातें कर ली हैं, तुम एक बार जाकर देख आओ, नहीं तो मैं अपनी ओर से हाँ लिख देती हूँ। फिर मुझे दोष न देना, लिखा है लड़का क्या है, साक्षात देवता है। मिनी का हाथ जहाँ का तहाँ थम गया। बिना किसी झिझक के माँ के चेहरे पर नजर टिकाकर बोली, देवता से शादी करके क्या होगा माँ, वो तो पूजा के लिए ही ठीक है। स्वर में न व्यंग था न परिहास, पर विचित्र सी दृढ़ता थी। पूजा करने जैसा स्वामी मिल जाए, इससे बढ़कर औरत और क्या भाग्य हो सकता है। कहने के साथ ही गिरी अपने में ही खो गई। मिनी को लगा वो बात माँ ने उससे नहीं, जैसे अपने आप से ही कही है। वो जानती है बाबा देव पुरुष ही थे। मात्र 5 साल के विवाहित जीवन में उनके साथ से माँ ने जो पूंजी सहेजी थी, उसी से वे आज तक अपने को कितना भरा पूरा समझती हैं। चाहते हुए मिनी से इस समय माँ की बात का प्रतिवाद नहीं किया गया। दादा एक बार जाकर देख तो आओ लड़के को। किताब में सिर गड़ाए गड़ाए है मणि बाबू बोले, ये मिनी की बुआ शादी ब्याह की दलाली करती है क्या? 2-3 महीने से एक ही बात की रट, लेकिन माँ के चेहरे पर नजर पड़ते ही उनकी बात बीच में ही टूट गई। एक क्षण वे अवाक से गिरी का तमतमाया चेहरा देखते रहे, फिर संभल कर बोले, हाँ हाँ जाऊँगा, क्यों नहीं, जरूर जाऊँगा, जल्दी ही जाऊँगा। उन्होंने लिखा है, अच्छा लड़का है तो जरूर अच्छा होगा, मैं खुद देख कर आऊँगा। ठीक तो है, आखिर अब मिनी की बात सोचनी ही होगी। माँ चिट्ठी लिए हुए जैसे आई थी वैसे ही चली गई। मामा की बात का असली ऐसा समझकर मिनी ने राहत की सांस ली। मणि बाबू ने फिर उसी तल्लीन भाव से अपनी किताबों में अपना सिर डुबो दिया। मिनी और नरेंद्र नाले के किनारे किनारे चलते हुए ठीक उसी तरह आ खड़े हुए जहाँ पेड़ का पुल बना हुआ था। दोनों ठेठ के आंखें मिली और फिर हंस पड़े। एक क्षण में ही कल के उस मधुर क्षणों को दोनों ने जैसे फिर से जीत लिया। बिना शब्दों का एक मौन समझौता दोनों के बीच हो गया। आओ उधर चलकर बैठे, कहता हुआ नरेंद्र आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर जाकर मिनी ने देखा, घने पेड़ों के झुरमुट के बीच खुली जगह में थोड़ी थोड़ी दूर पर पत्थर की 2 बेंचें रखी हैं। मुग्ध भाव से चारों ओर देखते हुए मिनी बोली, अरे वाह, इसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इसे मैंने खास तौर पर अपने लिए तैयार करवाया है। जानती हो, अपनी अधिकतर किताबें मैंने यहीं बैठकर पढ़ी हैं। फिर हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर बिठाते हुए कहा, बैठो। मिनी जहाँ के तहाँ बैठ गई। बगल में बैठते हुए उसने पूछा, अच्छा बताओ, माँ कल क्या बहुत नाराज हुई? नहीं होती क्या, एक तो इतनी देर से लौटी और फिर एकदम तरबतर होकर
भवें चढ़ाकर मिनी बोली, और तुम क्या करती रही रात भर? बाल सुखाती रही। एक दुष्ट सी मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई। वो जानती है कि नरेंद्र क्या सुनना चाहता है, पर रात भर जो सोचती रही वो सब तो उसका इतना अपना है कि उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, नरेंद्र के साथ भी नहीं। पर हाँ, नरेंद्र के मुंह से वैसी ही बात सुनने के लिए उसका मन अधीर होने लगा। जानती हो मैं क्या सोचता रहा? मिनी की पलकें उठी और नज़र नरेंद्र के चेहरे पर टिक गई। रात भर यही सोचता रहा, कल जो कुछ घटा वो मात्र संयोग है या किसी बात का संकेत? मिनी वैसे ही अपलक नरेंद्र को देखती रही। रात भर यही सोचता रहा कि कल जो कुछ घटा वो मात्र संयोग है या किसी बात का संकेत? तुम सोच भी नहीं सकती, जिस क्षण मैंने निर्णय लिया कि एक बार फिर मुझे यहाँ लौटकर आना होगा, तुमसे अपने मन की बात कहनी होगी, तब से लेकर यहाँ आने तक कल्पना ही में मैंने कितनी तरह से अपनी बात तुमसे कही है। सुनोगी तो हंसोगी, पर मैंने बेकायदा अपनी बात कहने के रिहर्सल किए हैं और हर बात तुम्हारी तरह ही प्रतिक्रियाओं की कल्पना की है। मैंने चुप, बस हृदय की धड़कन जैसे कुछ और बढ़ गई। पर कैसा विचित्र संयोग था कल का, सब कुछ जैसे मेरे लिए ही संजो कर रखा गया था। कुछ भी तो नहीं कहना पड़ा। मेरी चुप, चेहरे की सुर्खी बढ़ती ही जा रही है। एकाएक नरेंद्र ने भाव विवल होकर दोनों हाथ मिनी के कंधे पर रख दिए और बहुत लाड बड़े स्वर से मनुहार करते हुए कहा, तुम भी तो कुछ कहो मिनी। मिनी की लंबी घनी पलकें नीचे झुक गई। मन हुआ कल की तरह फिर वह दोनों बाहें नरेंद्र के गले में डालकर उससे चिपट जाए, पर मन के इस दुर्दमनीय आवेग को पैर से मिट्टी खोद खोद के जैसे तैसे थामे रही। मुझसे कुछ मत पूछो नरेन, निकटता के इस क्षणों को अनदेखा ही रहने दो। पर यह बात भी मन में ही उभरी, होठों से तो कुछ भी नहीं कहा गया। कुछ क्षणों को एक मधुर सा मौन दोनों के बीच छा गया। इस समय दोनों के मन में जो कुछ था वो शब्दों का मोहताज था भी नहीं। शब्द शायद उन सबको बांध भी नहीं पाते। मीनू, देखो ये क्या है? पलके उठाकर मिनी ने देखा, नरेंद्र की हथेली पर छोटे छोटे शंखों की माला फैली हुई थी। पूरी से इसे तुम्हारे लिए ही खरीदा था। शंख तो बहुत शुभ होते हैं ना, लाओ इसे तुम्हें पहना दूं। भावुकता में बहती हुई मिनी को एकाएक जैसे होश आ गया। ये सब जो कुछ हो गया न है या हो रहा है, उसका मतलब, उसका परिणाम वो जानती है, या कम से कम समझ तो सकती है कि जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आ सकते हैं या आ जाते हैं जब आदमी सोच विचार कर तर्क कुतर्क से परे हो जाता है, अपनी भावनाओं के आगे बहुत बहुत मजबूर, बहुत बहुत विवश हो जाता है। पर केवल कुछ क्षणों के लिए ही तो। वह भी जैसे सजग हुआ है। बहुत धीमे से उसने पूछा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका मतलब जानते हो, परिणाम जानते हो नरेंद्र? कहते कहते वह रुक गई। नरेंद्र की नज़र में एक हल्की सी चुभन उभर आई, जैसे मिनी की बात से वह कहीं अपमानित हो आया हो। कम से कम तुमसे नहीं समझना होगा। फिर कुछ रुककर पूछा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मिनी हल्के से सकपका गई। नरेंद्र के चेहरे के भाव उसके चेहरे पर अंकित संकल्प में अविश्वास की गुंजाइश ही कहाँ है? फिर भी जाने कैसे उसके मुंह से ही निकला। विश्वास अविश्वास की बात नहीं है, पर यह भी सच है कि आदमी को कभी कभी भावनाओं में बहना अच्छा लगता है। इस तरह की बातें कहना सुनना उसके मन में बहुत बड़ी आवश्यकता बन जाती है। पर इन सबको सच बनाने के लिए मिनी चुप हो गई। चुप क्यों हो गई, बोलो? एकटक उसके चेहरे की ओर देखते हुए नरेंद्र ने कहा, बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं। बात समाप्त करते हुए मिनी ने कहा, बस। एकाएक हल्का होकर नरेंद्र हंसा। आती होंगी जिनके लिए आती होंगी। स्वर में बेहद लापरवाही का पुट देकर नरेंद्र बोला और आगे बढ़कर मिनी के गले में माला पहनाते हुए बोला, बचपन का ही जिद्दी और हठी नरेंद्र तो केवल इतना जानता है कि एक बार जिसकी वह कामना करता है
उसे पाकर ही रहता है। दुनिया की कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। मिनी की पलकें फिर झुक गई। मन ही मन कहा, मैं क्या जानती नहीं नरेन, पर क्या करूं, मन बार बार सुनना जो चाहता है। तुम मेरी कामना करते हो, मैं तुम्हारी काम्य हूँ। दोनों हथेलियों में मिनी का चेहरा उठाकर नरेंद्र ने कहा, डर तो मुझे तुम्हारा है। मैं वहाँ फाइनल ईयर की तैयारी करता रहूँ और पता लगे कि तुम्हारी माँ और बुआ ने तुम्हारा ठिकाना कहीं और कर दिया। मिनी ने नकारात्मक से हिला दिया। मामा तो हैं, हाँ मामा का ही मुझे भी भरोसा है। फिर कुछ रुक कर बोला, इस माला को कभी उतारना नहीं मिनी। जिस दिन तुम इसे उतार दोगी उस दिन मैं समझूंगा तुमने मुझे अपने से अलग कर दिया, मेरे अधिकार को ठुकरा दिया। मिनी चुप। जानती हो, कभी ऐसा हुआ तो नरेंद्र उसे अनहुआ कर देगा। और हथेलियों में थमे हुए चेहरे पर जरा सा झुककर उसने हल्के से मिनी के माथे को चूमा और छोड़ दिया। कहानी में आज यहीं तक। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।